हे गाइस, तो स्केलेबिलिटी सीखने की सीरीज में हम लोग पहुंच गए थे माइक्रो सर्विसेज में। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि माइक्रो सर्विसेज हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, उसके दो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ते हैं। पहला तो एंड यूजर्स जो आपकी सिस्टम को यूज़ करेंगे, आपकी ऐप को यूज़ करेंगे, और दूसरा डेवलपर्स। अब हम लोग आज बात करेंगे कि माइक्रो सर्विसेज में हम लोग ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं। तो मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पहले ओवरव्यू दे रहा कि दो तरह के ट्रांजैक्शन यूज कर सकते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड, कंपेंसेटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड में कुछ नुकसान होते हैं, इसी की वजह से दुनिया कंपेंसेटिंग ट्रांजैक्शन यूज करती है। और ये कंपेंसेटिंग ट्रांजैक्शन कोई नई चीज नहीं है, इसमें सागा पैटर्न यूज होता है। ये भी ऑलमोस्ट जब सीक्वल डेटाबेसेस बने थे उसी टाइम पे आ गया था, 90s के टाइम पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन कैसे होगा। टर्म से घबराना नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है, बस एक ट्रांजैक्शन जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज में होता है। तो चलो जल्दी से मैं डायग्राम से बता देता हूँ। और जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन में क्या होती है कि स्केलेबिलिटी कम हो जाती है, लेबिलिटी कम हो जाती है। ये भी बता दूंगा कि क्यों कम हो जाती है। तो चलो यार बात करते हैं यहाँ पे। सपोज करो कि आपका जो माइक्रो सर्विस सिस्टम है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे आपकी गेटवे सर्विस है, ठीक है। उसके बाद तीन माइक्रो सर्विसेज सिस्टम में। पहली सर्विस है ऑर्डर, ठीक है, इसका अपना कुछ डेटाबेस है। ऐसे ही एक सर्विस है शिपमेंट। ये क्या करती है, ये शिपमेंट सर्विस ये देखती है कि जिस लोकेशन पे यूजर सामान मंगवा रहा है उस लोकेशन पे क्या हम लोग भेज सकते हैं सामान, अवेलेबिलिटी है क्या, हम ऑपरेट करते हैं उस जगह पे, या उस जगह का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पे सही से डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तीसरी सर्विस है इन्वेंट्री सर्विस, मतलब यूजर ने जो ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा है वो एक्चुअली तुम्हारे वेयर हाउस में है भी कि नहीं, तो उसका नाम दे देते हैं इन्वेंट्री सर्विस। इन्वेंट्री सर्विस का भी अपना खुद का एक डेटाबेस होगा, ठीक है। अब देखो, सपोज करो कि ऑर्डर प्लेस करने की एक रिक्वेस्ट आई, तो सबसे पहले मान लो वो लैंड कर रही है ऑर्डर सर्विस पे, ठीक है। अब ऑर्डर सर्विस क्या करेगी, वो ऑर्डर प्लेस करेगी और डेटाबेस में रिकॉर्ड रखेगी। बट उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि जो ऑर्डर आ रहा है वो इन्वेंट्री में है कि नहीं, है ना। दूसरा स्टेप क्या होगा, वो चेक करेगी कि चलो ऑर्डर अगर इन्वेंट्री में है भी तो शिपमेंट सर्विस जो है वो शिपमेंट सर्विस वहां पे अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये कर सकते थे कि पहले यहाँ पे आपने भेजा और चेक किया इन्वेंट्री में कि ये आइटम इन्वेंट्री में अवेलेबल है कि नहीं। उसी टाइम पे आपने दूसरी एपीआई कॉल की इस सर्विस के लिए और बोला कि जो यूजर की लोकेशन है वहां पे शिपमेंट है कि नहीं, है ना। तो स्टेप 1, कॉल इंडिविजुअल सर्विसेज, ठीक है। अब ये दोनों सर्विस क्या करेंगी, पहली सर्विस आएगी वो इस डेटाबेस टेबल पे लॉग लेगी और चेक करेगी कि आइटम अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। और यहां से एक माइनस कर देगी, मतलब क्वांटिटी मान लो QANTTY कितनी क्वांटिटी थी, यूजर ने एक क्वांटिटी ऑर्डर किया तो क्वांटिटी -1 करेगी, है ना। और उसी टाइम पे ये जो अभी देखो डेटाबेस में दो चीजें होती है, पहला तो आपने एसक्यूएल क्वेरी लिख के रख ली है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट भी हो गई है, बट डिस्क में अभी लिखी नहीं गई है। मैंने आपको बताया था ना कि जो डेटाबेस होता है उसमें ऐसे होता है कि एक डिस्क होती है और यहाँ पे एक बफर मेमोरी होती है ना। तो जब भी हम लोग नॉर्मल मोनोलिथिक सर्विस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, यहां से डेटा उठाते हैं, बफर मेमोरी में लोड होता है, वहां पे तुम्हारी जो भी अपडेट क्वेरी होती है वो चलती है। उसके बाद db.commit, ठीक है, जैसे पाइथन वाले जो होंगे उसमें ये सिंटैक्स होता है, db.commit जब करोगे ना तब ये चेंजेस डेटाबेस में लिखे होते हैं। तो ये जो स्टेप 1 है ना, इसमें हम लोग सिर्फ इस सर्विस को बोलते हैं कि आप लॉग लो, डेटा मॉडिफाई करो, अभी कमिट मत करना। दूसरा शिपमेंट सर्विस, ठीक है, शिपमेंट सर्विस भी यहाँ पे जाएगी और चेक करेगी जो भी सपोज करो यहाँ पे कोई टेबल है कि यूजर ने जिस लोकेशन में भी डेटा मंगाया है उस लोकेशन पे जो ओनर है उसके नाम पे यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी, अभी कमिट नहीं हुई है, सिर्फ एंट्री हुई है। उसके बाद ये जो ऑर्डर सर्विस है, दोनों सर्विस इसको रिस्पॉन्स भेजेंगी कि यस इन्वेंट्री में आइटम इज अवेलेबल एंड शिपमेंट सर्विस एट दैट लोकेशन इज अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर सर्विस इन दोनों को बोलेगी ठीक है अब कमिट कर दो, ये होता है स्टेप 2। सो इफ बोथ सर्विस सेज ओके, ऑर्डर सर्विस विल गिव कमिट इंस्ट्रक्शन,
ठीक है। बट कमिट इंस्ट्रक्शन भेजने से पहले ऑर्डर सर्विस को पता लग गया ना कि इन्वेंट्री से एक आइटम घटने वाला है, शिपमेंट भी अवेलेबल है, वो यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे लॉक लेगी, ठीक है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भेज देगी कि कमिट कर दो और अपना भी यहाँ पे कमिट कर देगी, ठीक है। तो ये सेकंड फेज होता है। स्टेप 1 में सिर्फ इंस्ट्रक्शन भेजे जाते हैं कि चेक इफ ट्रांजेक्शन कैन बी डन। ध्यान रखना, स्टेप 1 चेक इफ ट्रांजेक्शन कैन बी डन, स्टेप 2 इफ एवरीथिंग इज ओके डू द ट्रांजेक्शन। अब इसी में मान लो स्टेप 2 में एवरीथिंग ओके ना होता, सपोज करो कि जो शिपमेंट सर्विस है उसमें चेंज करके रख दिए थे, कमिट नहीं किया था, इन्वेंट्री सर्विस ने बोला कि ये आइटम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ऑर्डर सर्विस दोनों को बोलेगी रोल बैक, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर प्लेस करना इज अ सिंगल यूनिट, एटॉमिक यूनिट है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि इन्वेंट्री में आइटम अवेलेबल नहीं है और शिपमेंट सर्विस में आपने एंट्री करा दी, या उस एरिया पे शिपमेंट अवेलेबल नहीं है बट इन्वेंट्री से आपने आइटम घटा दिया। ये पूरी एक यूनिट है, ठीक है। तो स्टेप 1 होता है कि चेक इफ ट्रांजेक्शन कैन बी डन, स्टेप 2 इफ इट इज पॉसिबल कमिट इट, स्टेप 2 में इफ इट इज नॉट पॉसिबल रोल बैक इट, तो वो रोल बैक करा देगी, ठीक है। अब आप एक चीज इसी को बोल देते हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 फेज कमिट, क्योंकि 2 फेज में हो रहा है कमिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन हमेशा 2 फेज कमिट में होते हैं। सेकेंड चीज आपने देखा कि ट्रांजैक्शन कितने लंबे समय के लिए लिया जाएगा, क्योंकि मल्टीपल सर्विसेज इन्वॉल्व है। यहां से एक नेटवर्क कॉल करोगे, फिर ये सर्विस डेटाबेस में नेटवर्क कॉल करेगी, क्वेरी चलाएगी, उसका कुछ टाइम लगेगा। सिमिलरली इस सर्विस का भी एक टाइम लगेगा। अब यहाँ तो 2 ही सर्विस है, ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम में 5-6 सर्विस इन्वॉल्व हो एक ट्रांजैक्शन में, तो कितने लंबे समय के लिए डेटाबेस में लॉक जाएगा। डेटाबेस में लॉक होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई और रिक्वेस्ट अगर एपीआई की आएगी तो वो दोबारा लॉक नहीं ले सकती, उसको वेट करना पड़ेगा। मेरे कंकरेंसी वगैरह की वीडियो एकदम स्टार्टिंग की थे, उसमें मैंने बताया था ना आपको कि ये जो मल्टीपल थ्रेड्स आते हैं, ठीक है, उनमें भी हम लोग सिंक कीवर्ड जावा का यूज करके ट्रांजैक्शन जब करवाना चाहते हैं तो सिंक्रोनाइज कोड के अंदर जो कोड लिखा होता है उसको बहुत छोटा रखते थे ताकि जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसमें लंबे समय के लिए लॉक ना हो। तो सिमिलरली यहाँ पे कितने लंबे समय के लिए लॉक हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस में, इस वजह से स्केलेबिलिटी डाउन हो जाएगी, क्योंकि बाकी रिक्वेस्टें एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्यों डाउन होती है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कंपेंसेटिंग ट्रांजैक्शन। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो कंप्लीटली एटॉमिक होते हैं। कंप्लीटली एटॉमिक मतलब ये पूरी एक सिंगल यूनिट की तरह चलेगा, अगर एक भी स्टेप फेल हुआ तो पूरा रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, एटम के फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते, भाई आप बोल सकते हो एक एटम है ना, उसके फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम। वैसे ही ये एटॉमिक है, मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको और फर्दर छोटे करके आप बोल दो केवल इतने में ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, इतने में नहीं है, वो नहीं। इस पूरे प्रोसेस में एक भी स्टेप फेल हुआ पूरा रोल बैक कर दो, इसलिए बोलते हैं एटॉमिक ट्रांजैक्शन। अब क्योंकि ये एटॉमिक है इसलिए स्ट्रांगली कंसिस्टेंट है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको डेटाबेस में यहाँ पे कुछ और डेटा दिख रहा है, सेम डेटाबेस का रेप्लिका कहीं और है, वहां पे कुछ और डेटा दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे जब मैं कंपेंसेटिंग ट्रांजैक्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप देखोगे कि स्केलेबिलिटी हाई रहती है, अवेलेबिलिटी हाई रहती है, लेकिन एक ड्रॉबैक आ जाता है कि एटॉमिक ट्रांजैक्शन कंप्लीटली नहीं रहते हैं, वो इवेंचुअली कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब यूजर को थोड़ी बहुत टाइम के लिए स्टेल डेटा दिख सकता है। वो देखो, सिस्टम डिजाइन जब भी हम लोग करते हैं ना, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम चेंज होता जाता है। सपोज करो कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इवेंचुअली कंसिस्टेंट भी चलेगा, ठीक है, तो वहां पे आप कंपेंसेटिंग ट्रांजैक्शन यूज कर सकते हो। बट बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है तो सबको दिखना चाहिए पूरे वर्ल्ड में कि हाँ इसके अकाउंट में इतना पैसा है, क्योंकि पैसे का मामला है, तो वहां पे एटॉमिक ट्रांजैक्शन यूज करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे आप लोग फिनटेक वाले जो भी होंगे, आपने देखा होगा कि बैंकिंग की एपीआई कितना ज्यादा टाइम लेती है पैसा ट्रांसफर वगैरह होने में, ठीक है, जबकि करना कुछ नहीं है, एक डेटा मतलब पहला अकाउंट दूसरा अकाउंट, पहले अकाउंट से कम करना है, दूसरे अकाउंट में ज्यादा करना है, तो इसमें ज्यादा टाइम क्यों लगना चाहिए। बट क्योंकि एटॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड डेटाबेस में अपडेट होने चाहिए जितने भी रेप्लिका हैं, इसलिए इतना टाइम लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मैं आपको बताऊंगा कंपेंसेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, सागा पैटर्न को यूज करके उसको इंप्लीमेंट किया जाता है।